हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर ओन प्लेटफॉर्म ट्रू फिजिक्स एंड आई एम पी एन रॉय। आई वेलकम यू ऑल। आज हम लर्न करने वाले हैं बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल को लेके बच्चों में बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन रहता है। बच्चों को लगता है ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। बच्चों को स्कूल में अलग अलग कोचिंग क्लासेस में बहुत सारे फॉर्मूले सिखा दिए जाते हैं प्रोजेक्टाइल के नाम पे, और बच्चों को लगता है कि इतना सारा फॉर्मूला कैसे मैनेज करेंगे, कैसे याद रख सकते हैं, और यदि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे। बच्चों, मैं आज डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ कि ये सारा व्यवस्था गलत है। प्रोजेक्टाइल में आपको फॉर्मूला लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट लर्न करना है, और आपने यदि कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया तो आप कोई भी फॉर्मूला चुटकी में निकालेंगे। और यदि आप कोई भी फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल से चुटकी में निकाल लेते हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए होगा बेहद आसान। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ईजी टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स and you don't need to claim any formula. I have been regularly telling you that don't depend on rote learning when you are learning physics. और हम इसी फिलॉसफी को, इसी बात को हर एक क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं, और आप कमेंट करके हमें बताइए कि हम इसको ठीक प्रकार से प्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे बच्चे, प्रोजेक्टाइल मोशन आज शुरू करेंगे, और ये होने वाला है बेहद आसान। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। यदि आपके दिमाग में, आपके मन में इस तरह की भावना आ गई है कि प्रोजेक्टाइल मुश्किल है, तो आज ये भावना खत्म होने वाला है। आई एम गोइंग टू डिमोलिश द काइंड ऑफ थॉट दैट यू मे बी हैविंग फॉर प्रोजेक्टाइल। ये होने वाला है बहुत ही आसान। शुरू करते हैं बच्चे, और एक आग्रह मैं करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा उन सारे बच्चों को जो अभी अभी ज्वाइन किया है मुझे, प्रोजेक्टाइल पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि वो मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन के मैंने जो 4-5 लेक्चर दिए हैं उन वीडियो को ज़रूर देख लें, ज़रूर रिफ्रेश कर लें। एक बार यदि आप उनको रिफ्रेश कर लेते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना और भी आसान होगा। तो आज हम शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और आप लोग हो जाइए तैयार। पहला क्वेश्चन होता है, ये प्रोजेक्टाइल होता क्या है? व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल हम किसे कहते हैं? प्रोजेक्टाइल हम किसे कहते हैं? प्रोजेक्टाइल का क्या डेफिनेशन है, क्या आइडिया है? बच्चों, मैं बता दूं आपको, any object which is thrown near earth surface into space and which moves under gravity only, किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप अर्थ के सरफेस के नज़दीक हवा में उछाल देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल कहलाता है। बच्चे, आप स्कूल के मैदान में वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। इस सारे केस में क्या होने वाला है? क्रिकेट में क्या होता है? क्रिकेट के एक बॉल को एक क्रिकेट का प्लेयर बाउंड्री से थ्रो करता है विकेट कीपर की तरफ। एक बॉल लेता है और उसको थ्रो करता है विकेट कीपर की तरफ। और बॉल कैसे मूव करता है बच्चे? यहां से थ्रो किया, बॉल ऐसे मूव करता है, बॉल इस तरह से मूव करता है। बास्केटबॉल में क्या होता है बच्चे कि किसी बॉल को ऐसे उछाला जाता है बास्केटबॉल के पिट में डालने के लिए, और ये यहाँ जाके पिट में बॉल घुस जाता है। यहाँ से आपने उछाला, ऐसे उछाला, और ये बॉल बास्केटबॉल जाके पिट में इन कर जाता है। तो वो बास्केटबॉल, क्रिकेट का बॉल या फिर फुटबॉल को आप किक करते हैं, कोई प्लेयर फुटबॉल को किक करता है, यहाँ से ये उछलता है और उछल के ऐसे मूव करता है, तो ये भी प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। तो मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ,
आप चाहें उसको नोट कर लें, बाकी समझना ज़्यादा जरूरी है बच्चे। नोट्स तो हम आगे आगे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो प्रोजेक्टाइल का आइडिया और प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन समझते हैं। एनी ऑब्जेक्ट which is thrown into space, thrown or projected into space near Earth's surface, near Earth's surface, and which moves under gravity alone is known as projectile. I repeat, any object which is thrown or projected into space near Earth's surface, very important, and which moves under gravity alone, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के प्रभाव में मूव करता है। किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम अर्थ के सरफेस के नज़दीक थ्रो कर दें स्पेस में, और यदि वो ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंदर ही सिर्फ मूव करे, उस पर कोई भी दूसरा फोर्स सिग्निफिकेंट ना हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया, पहला एग्जाम्पल फुटबॉल को किक कर देते हैं। मान लो मिडल ऑफ द फील्ड में कोई प्लेयर है, उसने किक किया एंड द फुटबॉल गोज डीप इनटू द गोल पोस्ट, तो वो ऐसे स्विंग करता है, ऐसे मूव करता है, प्रोजेक्टाइल है। वॉलीबॉल में बॉल को ऐसे हिट करते हैं या ऐसे हिट करते हैं बच्चे, वॉलीबॉल उस तरफ चला जाता है, तो वो वॉलीबॉल जो है वो प्रोजेक्टाइल है। क्रिकेट के बॉल को हिट करते हैं, ए बैट्समैन हिट्स द क्रिकेट बॉल एंड द बॉल गोज फॉर ए 6, दैट क्रिकेट बॉल इज प्रोजेक्टाइल। मेरे पास एक चॉक पीस है, मैंने इस चॉक पीस को यूं उछाला, प्रोजेक्टाइल है। ऐसे डायरेक्ट हिट किया, प्रोजेक्टाइल है। एक एंगल में फेंका, प्रोजेक्टाइल है। एक मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री से कुछ मैंगो लटक रहे हैं। एक बच्चा है, स्कूल से लौटते वक्त एक पत्थर उठाता है, मैंगो को उस पत्थर से हिट करता है, वो पत्थर प्रोजेक्टाइल है। सो एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग अंडर ग्रेविटी ओनली नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज प्रोजेक्टाइल। आई होप कि ये प्रोजेक्टाइल का बेसिक आइडिया बच्चे आपको क्लियर हो गया है। यदि क्लियर नहीं हुआ है, प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम गोइंग टू गिव यू मोर एग्जाम्पल्स। सो अब बच्चे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल का आइडिया हमने ले लिया, अब हम प्रोजेक्टाइल के मोशन का डिफरेंट केसेस आपको बताने वाले हैं। तो डिफरेंट केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। हम प्रोजेक्टाइल को कितने तरह से फेंक सकते हैं बच्चे? In how many ways can we project an object? In how many ways can we project an object? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में कितने तरह से उछाल सकते हैं? पहला के 3 तरह हो सकता है। फर्स्ट होगा ऐसा, हमने किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अप फेंक दिया या वर्टिकली डाउन फेंक दिया। इस केस में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अप फेंका है, इस केस में ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउन फेंका, ये भी प्रोजेक्टाइल है। बट दिस केस वी हैव डन अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन में मोशन अंडर ग्रेविटी के टॉपिक में हमने ये कर लिया है, किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं वर्टिकली अप और किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली डाउन ड्रॉप कर रहे हैं। ये दोनों ही केस हम
वन डायमेंशनल मोशन में मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन के केस में कर चुके हैं। तो अब हम इस यहां पर इस क्लास में हम प्रोजेक्टाइल के बाकी दो केस करने वाले हैं जिसमें प्रोजेक्टाइल टू डायमेंशन में मूव करेगा। प्रोजेक्टाइल का जो पहला हमने केस लिया है ये वन डायमेंशनल केस है, वन डायमेंशनल मोशन है और इस केस को हम पहले कर चुके हैं तो अब हम रिपीट नहीं करेंगे बच्चे। So we are going to omit this section because we have already done it in case of motion on a straight line. So अब हम वो दो केस लेने वाले हैं जिसमें प्रोजेक्टाइल टू डायमेंशनल मोशन में मूव करता है। मतलब we are going to consider the cases of projectile in which it moves in a plane. टू डायमेंशनल मोशन वाले केस को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए और एक एक बात आपको बच्चे समझ में आएगा। तो पहला केस तो हमने डिलीट कर दिया यहां से। अब दूसरा केस हो सकता है हम किसी ऑब्जेक्ट किसी टॉप ऑफ द बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट को हम इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस है कि किसी एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग से एक बॉल को हमने इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू दिया है एंड उसको थ्रो कर दिया। आप क्या करते हैं, कई बार आप टेबल पर एक सिक्का लेते हैं, कॉइन लेते हैं, कॉइन को किक कर देते हैं। कॉइन हॉरिजॉन्टली ऐसे किक किया, ये ऐसे मूव करता है। सो इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज गिवन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ओनली। हम लोग इस केस में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के केस में ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं और ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करता है। अभी हम सिर्फ केस बता रहे हैं बच्चे, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस है, दूसरा केस है। और तीसरा केस जो होने वाला है वो हम बता रहे हैं। प्रोजेक्टाइल के अलग अलग केस डिस्कस कर रहे हैं। एक अभी हमने वर्टिकल मोशन किया था, वर्टिकली अप या वर्टिकली डाउन, उसको हम यहाँ कंसीडर नहीं करने वाले हैं। दूसरा हमने बताया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और तीसरा हम बताने वाले हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होने वाला है बच्चे, देखिए किसी ऑब्जेक्ट को हम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। हम किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u देते हैं एंड ये u है एट सम एंगल थीटा विथ आइदर हॉरिजॉन्टल और विथ वर्टिकल। इस केस में हमने थीटा विथ एक्स एक्सिस लिया है, आप चाहें तो थीटा विथ वाई एक्सिस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक बॉल को फेंका एट सम एंगल और ये बॉल जाके यहाँ पर ड्रॉप किया। ए बॉल इज थ्रोन लाइक दिस, बॉल मूव्स लाइक दिस एंड द बॉल रीचेज टू दिस पॉइंट। So this is called oblique projection. क्यों oblique है? Oblique क्यों? Because it is thrown at some angle theta with either horizontal or vertical. So बच्चे इस केस में भी हम देख रहे हैं कि इस बॉल की जो जर्नी है वो XY प्लेन में है, XY प्लेन में है। तो ये टू डायमेंशनल मोशन है। इसके पहले वाले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो वो भी टू डायमेंशनल मोशन है। तो आज के इस क्लास में हम प्रोजेक्टाइल डिस्कस करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल का वो केस जिसमें वो टू डायमेंशन में मूव करता है। तो ऐसे दो ही केस बन रहे हैं। थर्ड केस एक है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, वो केस हम बाद में करेंगे बच्चे। जब ये दोनों केस कर लेते हैं, आपकी अच्छी समझ डेवलप हो जाती है, देन वी डू द एडवांस केस एंड दैट एडवांस केस इज प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, वो भी करने वाले हैं बच्चे। तो अभी हम शुरू करते हैं इन दोनों केस को लेके। तो अभी तक बच्चे हमने क्या बताया आपको? अभी तक हमने आपको प्रोजेक्टाइल का मीनिंग समझाया, फिर बताया कि हम प्रोजेक्टाइल हमारे पास तीन तरह के मेनली हो सकते हैं। पहला तरीका है ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अप फेंका और वर्टिकली डाउन फेंका। ये केस है मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन का। इस केस को हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन के केस में कर चुके हैं। अब उसके बाद हमने दो केस बताया, एक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस और एक है ऑब्लिक प्रोजेक्शन का केस। अब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे दोबारा से आते हैं।
एक एक केस को हम ठीक से करेंगे बच्चे, आपको एक एक बात समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, नाम से पता लगता है कि इस केस में जो प्रोजेक्टाइल है उसको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड किया गया है। The name suggests that this object has been thrown with initial horizontal velocity only. तो डायग्राम देखते हैं बच्चे। डायग्राम ऐसा होने वाला है, हमने एक टावर ले लिया, टावर का हाइट सपोज h है, यहाँ से एक इसके टॉप से एक बॉल को हमने थ्रो किया विथ सम इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux लिख देते हैं बच्चे, ux ये, और ये बॉल इस तरह से मूव करता है। तो जब ये सपोज बच्चे ये है ए बी, टावर का हमने नाम दे दिया ए बी, और ये आके गिरा है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सी के ऊपर में। एज्यूम हमने टावर का हाइट तो एच ले लिया, तो इस ऑब्जेक्ट ने वाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट एच है, और ए सी को हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो क्लियरली हम देखते हैं जब ये ऑब्जेक्ट बी से चल के सी पर पहुंचा है, द ऑब्जेक्ट हैज बीन थ्रोन हॉरिजॉन्टली एट लेवल बी, एंड व्हेन इट हैज बीन थ्रोन, यहां से थ्रो करने के बाद ये सी पर पहुंचा है, तो ए से सी की जब जर्नी इसने कंप्लीट की है तो इस दौरान इसने वर्टिकली एच डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है एच, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट है एक्स। तो हम ये देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल है, ऑल्दो इट हैज बीन थ्रोन हॉरिजॉन्टली, बट इन रियलिटी इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस साइमल्टेनियसली। हम क्या समझ रहे हैं बच्चे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको इनिशियली थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ, so it has been given only horizontal velocity, but reality में ये x एक्सिस में भी मूव कर रहा है, x एक्सिस में भी इसका डिस्प्लेसमेंट है और y एक्सिस में भी इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो कोई ऑब्जेक्ट यदि एक साथ x एक्सिस में मूव करे और y एक्सिस में मूव करे तो उसका मोशन कहलाता है टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन ए प्लेन। तो ये जो केस है प्रोजेक्टाइल का, ये मोशन इन टू डायमेंशन का केस है बच्चे। और एक बात बहुत क्लियर दिख रहा है कि इस केस में ऑब्जेक्ट जो है एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और वाई एक्सिस में भी जा रहा है, और दोनों डायरेक्शन में इसका मोशन एक साथ हो रहा है। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस। इसको ठीक से समझना है बच्चे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट विल हैव, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसके पास वेलोसिटी है, ये गिवन है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में भी ये वेलोसिटी एक्वायर करेगा। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ 0 होगा, लेकिन क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी काम कर रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g काम कर रहा है, तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो 0 है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएगा और बढ़ते रहेगा अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन g। अब इसी तरह सो द ऑब्जेक्ट विल हैव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एज वेल एज वर्टिकल वेलोसिटी। अब समझने वाली बात यह है बच्चे कि प्रोजेक्टाइल के पास हमने जो दिया है वेलोसिटी वो हॉरिजॉन्टल दिया है, बट प्रोजेक्टाइल जो मूव कर रहा है इट इज मूविंग अंडर ग्रेविटी ओनली। सो प्रोजेक्टाइल के पास एक्सेलरेशन जो होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इस बात को हम डिस्कस करते हैं बच्चे। क्या हमने क्या कहा, प्रोजेक्टाइल हैज जीरो एक्सेलरेशन in x axis प्रोजेक्टाइल हैज जीरो एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल के पास
जीरो एक्सेलरेशन होगा, ax जीरो होगा। क्यों जीरो होगा बच्चे? वाई? वो इसीलिए जीरो होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल के ऊपर में कोई भी फोर्स नहीं लगता है। बहुत बच्चे सोचेंगे सर एयर रेसिस्टेंस तो लगता है, तो लगता है, लेकिन हम एयर रेसिस्टेंस को अभी इग्नोर करके चल रहे हैं। इफ वी इग्नोर एयर रेसिस्टेंस, यदि हम एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल के ऊपर में कोई भी फोर्स नहीं लगता है। इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल के पास जीरो एक्सेलरेशन होगा। इसीलिए हमने लिखा ax is जीरो एंड दिस अप्लाइज टू ऑल केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल। This applies to all cases of projectile. You need to learn this. You need to note it. अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन जीरो होता है। इसीलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल will remain constant throughout its motion. Horizontal velocity remains constant throughout its motion. मतलब स्टार्टिंग से लेके अंत तक, फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट, प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाला है। यदि आपने शुरू में उसे वेलोसिटी u दिया था तो फाइनल भी u होगा। यदि शुरू में आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ और दिया था तो लास्ट में भी उतना ही होने वाला है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बट वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होने वाला है बच्चे? हम ये समझते हैं, अब हॉरिजॉन्टल हमने कंप्लीट किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमने कंप्लीट किया, और अब हम समझते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होने वाला है। वर्टिकल डायरेक्शन में in the vertical direction projectile has constant acceleration g। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी लगता है, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी काम करता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी के वजह से एक्सेलरेशन जी होता है, एक्सेलरेशन जी होता है, और उस एक्सेलरेशन जी के वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, एंड इट विल ओबे द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन दैट वी हैव ऑब्टेन्ड फॉर मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जिस वर्टिकल डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल का मोशन है वो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी। तो वर्टिकल मोशन को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए हम लोग प्रोजेक्टाइल के वर्टिकल मोशन को समझने के लिए हम लोग थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, और उसको यूज करके हम डिफरेंट क्वांटिटीज को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है उसको हम दो पार्ट में बांट रहे हैं। पहला पार्ट है हॉरिजॉन्टल मोशन, दूसरा पार्ट है वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन तो कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन जो वर्टिकल मोशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जी है। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन जीरो है, कांस्टेंट है लेकिन जीरो है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और जी है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोजेक्टाइल का और वर्टिकल मोशन दोनों का नेचर डिफरेंट है, और दोनों को हमें अलग प्रकार से टैकल करना है। हॉरिजॉन्टल केस में एक्सेलरेशन को जीरो लेना है, स्पीड कांस्टेंट रहता है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारा जी है, और हम लोग थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन which we have obtained for motion on straight line with constant acceleration उसको यूज कर सकते हैं। बस हमें एक ही जगह पर जी लेना है। तो आगे हम लोग बात करते हैं बच्चे, हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात कर दी और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन की बात की। अब हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन का बात करते हैं बच्चे। ऑब्लिक प्रोजेक्शन,
ऑब्लिक प्रोजेक्शन। सेकंड केस जो हमारा है ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। बच्चे ध्यान से सुनिए, एक एक बात आपको समझ में आने वाला है। अब ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या करते हैं बच्चे, किसी प्रोजेक्टाइल को हम एट सम एंगल थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल के साथ हमने एंगल थीटा बनाया और ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करता है। हमने एक बॉल को फेंका है, ये इस तरह से जर्नी कंप्लीट करता है, यहाँ पहुँचता है। तो हमने यहाँ से थ्रो किया है, इसे इनिशियल वेलोसिटी u दिया है, बट ये जो u है हॉरिजॉन्टल नहीं है बच्चे। दिस u इज एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है। तो इस वेलोसिटी को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं बच्चे। ए है, एक पार्ट है ux और एक पार्ट है uy। तो ux इज वेलोसिटी along horizontal direction, तो that velocity is coming to be u cos theta। दूसरा है uy, वो कितना होगा u sin theta। आप ध्यान से देखिए बच्चे, हमने इस वेलोसिटी को ब्रेक किया, इधर आया u cos theta और इधर आएगा u sin theta। तो इस केस में हमने थ्रो किया है विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, लेकिन रियलिटी में प्रोजेक्टाइल के पास दो वेलोसिटी हो रहा है, दो इनिशियल वेलोसिटी हो रहा है। एक हो रहा है ux पहला वेलोसिटी और दूसरा हो रहा है uy। ux है u cos थीटा, uy है u sin थीटा। अब इस दोनों वेलोसिटी का जो नेचर है बच्चे, हमने जैसे पहले डिस्कस किया, बिल्कुल डिफरेंट है। ये वाला जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ux इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्यों कांस्टेंट है बच्चे? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन ये uy जो है u sin थीटा, ये चेंज करेगा। ये इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, लेकिन टाइम के साथ दिस वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज। क्यों चेंज करेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन अवेलेबल है वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अवेलेबल है। और कितना एक्सेलरेशन है? g है, स्मॉल g है, और किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड्स है। तो वर्टिकल मोशन को स्टडी करने के लिए हम थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करने वाले हैं। वो कौन सी इक्वेशन है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। इन सारे इक्वेशंस को हम यूज करेंगे टू स्टडी वर्टिकल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। बट इसमें से कोई भी इक्वेशन हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में अप्लाई नहीं होगा बच्चे। इस बात को आपको अच्छी तरह समझना है। अभी तक हमने कोई भी फॉर्मूला याद करने के लिए आपसे नहीं कहा है, और क्लास खत्म होने के बाद भी कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने नहीं कहेंगे, बल्कि हम उल्टा कहने वाले हैं बच्चे कि यदि आपने गलती से कोई फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल पर याद किया है, भूल जाइए, फॉरगेट इट। इट इज बेटर टू फॉरगेट एनी फॉर्मूला बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल देन टू रिमेंबर इट। क्यों? आपको क्लास के अंत में यह समझ में आने वाला है बच्चे। आप ध्यान से सुनते रहिए, आपको मजा आएगा यदि आप कॉन्सेप्ट को उसी प्रकार से सीखेंगे जिस प्रकार से सीखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। हम इस केस में देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल जो है एक्स एक्सिस से मूव करता है, प्रोजेक्टाइल वाई एक्सिस से मूव करता है। वाई एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट y है, एक्स एक्सिस में हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है x। सो इस केस में भी प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है, वर्टिकली भी मूव कर रहा है। तो प्रोजेक्टाइल इज मूविंग इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल इज मूविंग इन प्लेन। तो अब तक हमने क्या किया बच्चे? हम एक बार रिकैप देते हैं आपको। अब तक हमने क्या सब डिस्कस किया है? हमने अब तक डिस्कस किया है, एक रिकैप देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं? प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं? प्रोजेक्टाइल के क्या क्या केस हो सकते हैं, और प्रोजेक्टाइल को कितने तरह से थ्रो कर सकते हैं बेसिकली,
हमने दो केस की बात करी है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एक वर्टिकल प्रोजेक्शन, सॉरी ऑब्लिक प्रोजेक्शन। वर्टिकल प्रोजेक्शन को हमने ओमिट किया है आज के इस डिस्कशन से। सो हमने मेनली दो केस बताया प्रोजेक्टाइल का, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और दूसरा ऑब्लिक प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल को सिर्फ और सिर्फ इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी u देते हैं, बट दैट u इज मेकिंग सम एंगल थीटा आइदर विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और विद द वर्टिकल डायरेक्शन। हमने डायग्राम में यह आपको बताया है। दोनों ही केस में प्रोजेक्टाइल के पास दो वेलोसिटी होता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के केस में इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमने u लिया, लेकिन इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है। लेकिन जब हमने ऑब्लिक प्रोजेक्शन किया तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन में इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा है। तो दोनों ही केस में दो वेलोसिटी अवेलेबल है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। दोनों ही केस में प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस मूव करता है। क्योंकि ये एक्स एक्सिस में मूव करता है और वाई एक्सिस में भी मूव करता है, साइमल्टेनियसली मूव करता है, इसका पाथ जो होता है वो पैराबोलिक होता है। इसका पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक क्यों होता है? एंड दिस पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स। दिस पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स। तो ये क्यों होगा, कैसे होगा, ये हम आपको समझाने वाले हैं बच्चे। तो अब तक जो हमने बात कर लिया उसका रिकैप हमने दे दिया। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा सवाल लेते हैं बच्चे, और अब हम आगे के रेफरेंस के लिए हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन को ही रेफरेंस लेंगे। आगे की पढ़ाई के लिए हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन को ही रेफरेंस लेके चलेंगे और उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे, जो भी डिस्कशन होगा वो करेंगे। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन हम दिखा दे रहे हैं आपको बच्चे। हमने ऐसे किया है, किसी ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस थ्रो किया है। इसके पास इस वेलोसिटी को हम ब्रेक कर रहे हैं। इसके पास इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल u cos थीटा है और वर्टिकल u sin थीटा है। मतलब ux है हमारा u cos थीटा और uy है हमारा u sin थीटा। इसी केस को हम लोग, ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन वाला केस है बच्चे, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, इसी केस को बच्चे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी केस को हम रेफरेंस लेके चलते हैं और इस केस को यदि हम समझ जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस अपने आप क्लियर हो जाता है, क्योंकि इसी का वो स्पेशल केस बनता है बच्चे। तो नाउ आगे के डिस्कशन के लिए हमारा रेफरेंस जो है वो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे और एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 1 है, फाइंड the horizontal position of projectile, horizontal position of projectile after any time t। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, मैं पढ़ देता हूं। फाइंड द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर एनी टाइम t। किसी टाइम t के बाद इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, किसी टाइम t पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ये हमें निकालना है बच्चे। ये पहला क्वेश्चन है जिसका जवाब हम देने वाले हैं आपको। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है ये हम समझ लें। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डायरेक्शन में इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है, u cos थीटा है। ये वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में जाता है तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला हमने 6ठी या 5वीं क्लास में मैथ्स में सीखा है बच्चे, और वो फॉर्मूला अब भी रिलेवेंट है। तो अब उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे हम, और हम इस प्रोजेक्टाइल का
एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे किसी टाइम t पर, तो क्या आने वाला है बच्चे? एक्स कोऑर्डिनेट आफ्टर एनी टाइम t, एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। मिल गया बच्चे हमें, एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया हमें एट एनी टाइम t, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दैट्स इट, बस हो गया। हमने एक फॉर्मूला से एक्स कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम t निकाल लिया इस केस के लिए, एंड दिस फॉर्मूला विल अप्लाई फॉर हॉरिजॉन्टल केस ऑल्सो। कोई अलग फॉर्मूला हमें लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देखते जाइए बच्चे। आगे बढ़ते हैं, तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन को बदलते हैं बच्चे। हमने एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया और हम सबसे टॉप में लिख देंगे कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कितना है। हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन दैट वी ऑब्टेन्ड। अब सेकंड क्वेश्चन हम करने वाले हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड y कोऑर्डिनेट और वर्टिकल पोजीशन एट एनी टाइम t। अब हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो निकाल लिया, x कोऑर्डिनेट तो निकाल लिया एट एनी टाइम t। अब हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है बच्चे। y कोऑर्डिनेट निकालना कब निकालना है? किसी भी टाइम t के बाद। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा है, अपवर्ड्स है। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा है और अपवर्ड्स है। तो हमें निकालना है y। वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का मोशन जो है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g। तो इसीलिए वर्टिकल मोशन स्टडी करने के लिए हम जो 3 इक्वेशंस यूज किए थे मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन में, वही 3 इक्वेशन यूज हम करने वाले हैं यहां पर। हमें निकालना है y। हमें क्या गिवन है? टाइम t दिया हुआ है। हमें इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा दिया हुआ है। हमें एक्सेलरेशन g दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट y। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बच्चे? हम यूज करने वाले हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। क्यों यूज करने वाले हैं? क्योंकि इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें जिन क्वांटिटी की जरूरत है, हमें u की जरूरत है, हमें मालूम है, हमें t की जरूरत है, हमें मालूम है, हमें a की जरूरत है, हमें मालूम है, और हमें s निकालना है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करने वाले हैं। बट इस इक्वेशन को जब यूज करते हैं तो हम एक साइन कन्वेंशन लेंगे बच्चे। अपवर्ड्स को यदि हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड्स को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहां पर ये अपवर्ड्स है, ये भी अपवर्ड्स है, लेकिन जो हमारा ए की जगह पर हम जी लेंगे, जी हमारा डाउनवर्ड्स है। देखिए एस हमारा डिस्प्लेसमेंट जो आने वाला है, वाई हम लेने वाले हैं एस को, वो पॉजिटिव है, अपवर्ड्स है। यू भी हमारा अपवर्ड्स है, लेकिन जी हमारा डाउनवर्ड्स है। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमने जी को नेगेटिव लिया है, तो वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं बच्चे, इस इक्वेशन में हम इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से वैल्यू पुट करते हैं। एस की जगह पर हम वाई लेते हैं बच्चे, वाई इज इक्वल टू यू की जगह पर यू साइन थीटा लेंगे बच्चे। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है यू साइन थीटा, अपवर्ड्स है इसलिए पॉजिटिव लिया। फिर जी नेगेटिव है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस करना पड़ेगा बच्चे, और यहाँ टी लिखेंगे, सॉरी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो हमारा क्या इक्वेशन आया बच्चे? देखिए y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें मिला है डिस्प्लेसमेंट के लिए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर एनी टाइम t। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर एनी टाइम t हमें क्या मिल रहा है बच्चे? ये मिल रहा है। और हमने किस तरह से ऑब्टेन किया है, सब कुछ आपके सामने है। इस इक्वेशन को लिया, ये साइन कन्वेंशन फॉलो किया, इस इक्वेशन को क्यों लिया ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो बाकी ये सब करने के बाद हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इक्वेशन मिला है। बच्चे आप वीडियो रोक के ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट। मुझे पूरा आशा है
कि आपको एक एक चीज समझ में आ रहा है, आपको आनंद भी आ रहा है, यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस, एंड आपको कोई फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारे वीडियो में देखता हूं फॉर्मूले का लिस्ट दे रहे हैं, प्रोजेक्टाइल में ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, फॉरगेट ऑफ फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपके दिमाग पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेना है फॉर्मूला को याद करने का। वी हैव टू लर्न इट फ्रॉम बेसिक्स by using first principle method, and I am demonstrating this. Let those teachers learn from you कि कैसे करते हैं। ये फॉर्मूला सिखाने की बात खत्म होनी चाहिए। 8वीं 9वीं 10वीं तक तो ठीक था, अब क्या है? अब बच्चे IIT के लिए जा रहे हैं, नीट के लिए जा रहे हैं, CBSE में टॉप स्कोर करना चाहते हैं, हम फॉर्मूला सिखा रहे हैं, ये कौन सी बात कर रहे हैं? तो बच्चे उससे आपको हटना है और ये नया मेथड सीखना है आपको, एंड एक बार आप शुरू करेंगे आपको मजा आएगा। तो अब बच्चे हमने दूसरा इक्वेशन ऑब्टेन कर लिया है और इस दूसरे इक्वेशन को हम यहां पर लिख देते हैं बच्चे। तो y हमारा आया, व्हाट वी हैव गॉट, y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो हमने प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट आफ्टर एनी टाइम t निकाल लिया है, y कोऑर्डिनेट आफ्टर एनी टाइम t निकाल लिया है, और ये दोनों इक्वेशन हमने यहां लिख दिया है, ये दोनों इक्वेशन हमने लिख दिया है। अब हम तीसरा क्वेश्चन आपको लिख के बता रहे हैं कि हम तीसरा एक क्वेश्चन क्या देने वाले हैं बच्चे। इसको आप सीखिए कि हम तीसरा क्वेश्चन क्या करने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा होने वाला है थर्ड क्वेश्चन हम राइटिंग, राइट ए रिलेशन बिटवीन x and y independent of t। राइट ए रिलेशन बिटवीन x and y इंडिपेंडेंट ऑफ t। हमने x ऑब्टेन कर लिया है बच्चे, y ऑब्टेन कर लिया है, बट x में भी t है, y के एक्सप्रेशन में भी t है, लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे, राइट ए रिलेशन बिटवीन x and y इंडिपेंडेंट ऑफ t। तो आपको t को एलिमिनेट करना है, x कोऑर्डिनेट से t लीजिए, t के वैल्यू को एलिमिनेट कर दीजिए, उसको पुट कर दीजिए y में, सेकंड इक्वेशन में। देखिए हम करके दिखाते हैं बच्चे, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। तो हमें क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू राइट ए रिलेशन बिटवीन x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट एलिमिनेटिंग t इंडिपेंडेंट ऑफ t। बेसिकली वी आर गोइंग टू गेट इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। दिस इज इसी क्वेश्चन को यदि हम कहेंगे तो अलग से लिख सकते हैं, obtain an equation for path of projectile। इसी क्वेश्चन को हम यदि अल्टरनेट तरीके से कहेंगे तो क्या हुआ, राइट ए रिलेशन बिटवीन x एंड y इंडिपेंडेंट ऑफ t। इसी क्वेश्चन को हम और में लिखेंगे, obtain an equation for path of projectile। तो इस क्वेश्चन का हम अब जवाब ले रहे हैं बच्चे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए आप कैसे करते हैं हम लोग। हमारे पास आप टॉप में 2 इक्वेशन लिखे हुए हैं। अब इसको मिटा देते हैं बच्चे, ये हमारा रेफरेंस है, आपने सीख लिया है इसको, अब मिटा देते हैं, थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा बोर्ड पे। तो हमारा जो है इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, y इज यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमें t को एलिमिनेट करना है, तो सबसे सिंपल तरीका, फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा, पुट इट इन इक्वेशन 2। हमने t का वैल्यू इक्वेशन 1 से लेना है और उसको कहां पुट करना है, 2 में पुट कर देना है। ये आप कर सकते हैं बड़े आराम से, मैं आपको क्विकली करके दिखाता हूं, आप खुद से भी करके वेरीफाई कर सकते हैं बच्चे। सो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की जगह पर लिखेंगे x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ g, और t की जगह टी स्क्वायर की जगह लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। हमने t का वैल्यू इक्वेशन 1 से लिया और उस वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन 2 में, और हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है बच्चे। देखिए आप चेक कर लीजिए, आप खुद से इसको करके वेरीफाई कर सकते हैं बच्चे, ये बहुत आसान है, जरा भी मुश्किल नहीं है, आप देखते जाइए। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, u कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो इसको लिखेंगे x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस भी कर सकते हैं बच्चे, आप ध्यान से देख लीजिए, आपके पास फाइनल इक्वेशन आ चुका है, फाइनल इक्वेशन आ चुका है। इसमें हम कॉस स्क्वायर थीटा को चाहे तो रिप्लेस भी कर सकते हैं और इसका एक अल्टरनेट फॉर्म लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है बच्चे, लेकिन कुछ भी याद नहीं करना है। मैं अभी इस क्लास को करने से पहले 2-4 वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, कोटा के एक स्टार टीचर इस इक्वेशन को लिख रहे थे और कह रहे थे बच्चे आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा, यदि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है प्रोजेक्टाइल पे तो आपको ये इक्वेशन याद तो करना ही पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं बच्चे आपको बिल्कुल याद करना नहीं है, क्योंकि आप कितना भी याद करेंगे, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, जब स्ट्रेस लेवल होगा, आप मिस्टेक कर सकते हैं। और जरूरत क्या है, याद रखने का जरूरत क्या है, जब हम इसको चुटकी में ऑब्टेन कर सकते हैं तो याद क्यों रखें। आप देखिए, तो इसी इक्वेशन को, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है बच्चे, तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मिल गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसका एक अल्टरनेट फॉर्म लिख के हम दिखाते हैं बच्चे, देख लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हमने क्या यूज किया बच्चे, 1 अपॉन, देखिए हमने क्या यूज किया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने यही वैल्यू यहां पुट किया है बच्चे, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए बच्चे। तो ये हमारा जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, प्रोजेक्टाइल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को रिलेट करता है एट एनी टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टी। तो दिस इज द पाथ इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, और इसको याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये फॉर्म भी सीख सकते हैं बच्चे और आप ये फॉर्म भी सीख सकते हैं। इस फॉर्म का एक छोटा सा एडवांटेज है कि आपको इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सिर्फ एक ही यूज किया गया, tan थीटा, और यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एक बार tan भी आ रहा है और एक बार cos भी आ रहा है। अब बच्चे हम इस इक्वेशन को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करने वाले हैं ये बताएंगे, लेकिन ये आगे बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इस इक्वेशन को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ बात याद रखना जो जरूरी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इक्वेशन याद रखना जरूरी नहीं है, फॉर्मूला याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन फॉर्मूले के कुछ वाइटल पॉइंट्स को याद रखना जरूरी है ताकि न्यूमेरिकल में आपके जो ऑप्शन निकले वो करेक्ट ऑप्शन निकले। ये बात बताने वाला हूं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। तो अब हम फाइनली जो है इक्वेशन 3 को इस रूप में रखते हैं, आप चाहें तो इसका पहला रूप भी रख सकते हैं, ये आपको जैसा सुविधा लगे बच्चे आप रख सकते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं बच्चे कि क्या क्या दिया हुआ है। पहला यहां पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट है, थीटा है, थीटा थर्ड क्वांटिटी हो गया थीटा, और फोर्थ हो गया हमारे पास यू। इस इक्वेशन में 4 क्वांटिटी हैं, y, x, थीटा, u। इस इक्वेशन में 4 क्वांटिटी रिलेटेड हैं। 4 quantities are appearing in this equation and they are y, x, theta and u.
इस चार में से कोई तीन दिया रहे आपको, किसी भी गिवन प्रॉब्लम में यदि आपको इस चार क्वांटिटी में से तीन दिया रहे तो आपको इस इक्वेशन को यूज करना है, चौथा अपने आप आ जाएगा। पहली बात तो ये है बच्चे। दूसरी बात जो हम समझाना चाहेंगे वो ये कि आपको y कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है मालूम है, x कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा मालूम है, u कब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये भी मालूम है। यदि वर्टिकली अपवर्ड्स है, आपने वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो u आपका पॉजिटिव होने जा रहा है, और यदि डाउनवर्ड को आपने पॉजिटिव लिया है तो आपका u नेगेटिव होने जा रहा है। तो साइन कन्वेंशन फॉलो करके हम x, y और u का साइन निकाल लेते हैं और उसी साइन को यहां पुट करेंगे। बट थीटा कब पॉजिटिव होगा और थीटा कब नेगेटिव होगा, इसको लेके बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं और बच्चों से गलती होती है। देखते हैं थीटा कब लेंगे, क्योंकि यहां थीटा है और आपको मैं बता दूं tan थीटा जो होता है tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा होता है बच्चे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए थीटा कब पॉजिटिव है और थीटा कब नेगेटिव है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल के करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए थीटा कब पॉजिटिव होता है, थीटा कब नेगेटिव होता है, इसकी जानकारी बेहद जरूरी है। इट बिकम्स वेरी वेरी वाइटल। सो आपको अब बहुत आसान है बच्चे, इसको ध्यान से देख लीजिए। हम थीटा को कब पॉजिटिव लें और कब नेगेटिव लें, तो आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू हम समझा देते हैं बच्चे। एक टावर है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका गया है, एंगल जो है थीटा बन रहा है। तो ये जो यहां पर जो u है, वेलोसिटी है, इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस विद द हॉरिजॉन्टल। तो ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन कहेगा ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो डायग्राम ये बनेगा। तो इस केस में थीटा जो है दिस इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, ये ACW है, ACW सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। थीटा का ये सेंस है बच्चे, ये सेंस पॉजिटिव होता है, ये थीटा पॉजिटिव है बच्चे, ये थीटा पॉजिटिव है। यदि हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ले रहे होते हैं, यदि गिवन होता है तो वो थीटा हमारा पॉजिटिव होता है बच्चे, नोट कर लीजिए। लेकिन इसी केस में यदि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एट एन एंगल थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, बिलो द हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है। तो डायग्राम बनेगा ऐसे बच्चे, ये थीटा ऐसे होगा। अब इसको थीटा 1 ले लो बच्चे क्लियर करने के लिए, और ये थीटा 2 है, थीटा 1 पॉजिटिव है और ये थीटा 2 बिलो दी हॉरिजॉन्टल है और ये क्लॉकवाइज सेंस है, बिलो दी हॉरिजॉन्टल है, ये क्लॉकवाइज सेंस है। थीटा 2 इज नेगेटिव, थीटा 2 इज नेगेटिव। आप देख लीजिए बच्चे, आपको ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्लियर, आप देख लीजिए बच्चे, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। आप देख लीजिए बच्चे कि थीटा कब पॉजिटिव होता है, थीटा कब नेगेटिव होता है। यदि एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में गिवन है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, यदि वो क्लॉकवाइज सेंस में गिवन है तो हम नेगेटिव लेंगे। यहां पर थीटा 1 इज गिवन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वी टेक इट पॉजिटिव, बट थीटा 2 इज गिवन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वी टेक इट नेगेटिव। ये क्लियर होना चाहिए बच्चे, आई होप कि ये क्लियर है, आई होप कि ये क्लियर है। और यदि क्लियर नहीं है कमेंट करिए बच्चे, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, किस टॉपिक में आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने स्कूल में, अपने कोचिंग क्लास में या सेल्फ स्टडी के दौरान, किस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आप हमें सजेस्ट करिए, लिख भेजिए, कमेंट करिए और डिमांड करिए, हमें अच्छा लगेगा। हम उसी प्रकार से आपके हिसाब से हम वीडियो डालते जाएंगे बच्चे, और एक एक चीज़ को, छोटी छोटी बात को हम क्लियर करते रहेंगे, ऐसा मेरा प्रॉमिस है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने क्या किया, अभी तक हमने 3 इक्वेशन को ऑब्टेन किया एक्स कोऑर्डिनेट के लिए,
y कोऑर्डिनेट के लिए, फिर x और y कोऑर्डिनेट के बीच में हमने रिलेशन लिखा और हमने इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑब्टेन कर लिया। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। तो जो अभी लास्ट इक्वेशन आपका लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब देखिए बच्चे, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन एक्स स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर और इसका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है बच्चे। देखिए, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो ग्राफ हमारा पैराबोलिक होता है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि नेगेटिव होगा तो पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड्स, पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड्स, और यदि पॉजिटिव होगा तो पैराबोला विल ओपन अपवर्ड्स। तो यहां पर हमारे पास प्रोजेक्टाइल ऐसे होता है बच्चे। क्यों होता है ये मैंने समझा दिया है बच्चे। तो आज के इस क्लास में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया बच्चे। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में, प्रोजेक्टाइल के दूसरे पार्ट में हम इस पॉइंट के आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमें इस पॉइंट के बाद प्रोजेक्टाइल के लेक्चर 2 में जरूर ज्वाइन करिए, कमेंट करिए, लिख भेजिए आपको क्या सब समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, क्या डिफिकल्टी हो रही है। बाकी का जो पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कर रहे हैं। एक बार कॉन्सेप्ट डिस्कशन पूरा हो जाता है तो फिर हम अच्छे न्यूमेरिकल, जिस न्यूमेरिकल से आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे, कंसोलिडेट होंगे, उन न्यूमेरिकल्स को हम आपको कराने वाले हैं बच्चे। तो हो जाइए तैयार लेक्चर 2 प्रोजेक्टाइल के लिए। लेक्चर 1 हम फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।